हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। बेटा हम लोग 12th फिजिक्स पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। और उसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग एक्सियल पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, मतलब अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग हिंदी मीडियम ही पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग अपने टारगेट को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया, और जो लोग अभी तक हम लोग बहुत सारे 12th 11th के प्रीवियस मतलब पूरे चैप्टर्स पे वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप लोग देखिए। सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। क्या देखने वाले हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब समझना, क्या बोलोगे? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा अपने से लिखोगे, क्या लिखोगे? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। परिभाषा लिख लोगे ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आते हैं फिर समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में ये जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, ये क्या होती हैं? समांतर और समदूरस्थ होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं और समदूरस्थ होती हैं। ये बल रेखाएं हैं ना, तो इसका परिभाषा भी लिख दोगे ना, तो क्या लिखोगे? अपने से लिख लेना, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके सभी बिंदुओं पर या जिसके प्रत्येक बिंदु पर, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो, परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर, क्या लिख सकते हो? एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं। ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं समांतर और, देखो जितनी दोनों ये तीन बल रेखाएं हैं ना, एक दूसरे की क्या है? समांतर और समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब समांतर और समदूरस्थ होती है। ये चीज़ हमको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा बताओ, असमान विद्युत क्षेत्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये परिभाषा लिखिएगा। असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं?
वो समांतर नहीं होती है, मतलब असमान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं वो क्या होती हैं, समांतर और समदूरस्थ नहीं होती है, कुछ ऐसे निकलती, ठीक है ना। ये आगे आपस में मिल भी सकती हैं, ये मिल भी सकती हैं। तो बताओ कोई आपसे एक असमान क्या पूछेगा, असमान विद्युत क्षेत्र पूछेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा, तो क्या बोलोगे इसमें कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान या एक बराबर नहीं होती है, अर्थात जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा बराबर नहीं होता है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। इसमें बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ नहीं होती है। इसकी भी परिभाषा आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे, असमान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब एक बात बताइए, असमान विद्युत क्षेत्र हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछेगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की आप परिभाषा दे दोगे ना, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होता है, जल्दी बताओ। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव का परिभाषा क्या होता है, देखो, जब दो समान किंतु परिमाण में विपरीत आवेश को एक दूसरे के नज़दीक रख देते हैं तो जो निकाय बनता है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, दो समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेश को विपरीत आवेशों को एक अल्प दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखो जैसे मैंने दो आवेश मान लिया, ये बहुत नज़दीक है एक दूसरे के, क्या है, इसको बिंदु ए मान लिया, इसको बिंदु बी मान लिया, यहाँ पे मान लिया कि प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पे मान लिया कि क्या है, माइनस क्यू आवेश है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, क्या है, 2l है, ठीक है ना। मैंने क्या मान लिया, दो बिंदु मान लिया ए और बी, ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर माइनस क्यू आवेश है। ये दोनों निकाय जब मिलेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव। क्यों बेटा, क्योंकि क्या होता है परिभाषा, दो समान, मतलब दोनों समान हो, जैसे ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए, ये नहीं कि ये Q1 हो जाए ये Q2 हो जाए, ऐसा नहीं, दो समान परंतु प्रकृति में विपरीत आवेशों को, प्रकृति मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, ठीक है ना, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। उसके बाद याद रखना है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को, क्या मैं लिख रहा हूँ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली, दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का
अक्ष कहते हैं, अक्ष कहते हैं तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है ना। ये जो रिमार्क है इसको याद रखना है। क्या रखना है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा को वैद्युत द्विध्रुव का क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई। देखो ये सरल रेखा जो दोनों आवेशों को मिला रहा है ना, इसे वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आवेश। और इनके बीच की दूरी जो होती है इसे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L से दर्शाते हैं। किसी किसी बुक में 2A से भी प्रदर्शित किया गया है। 2A 2L ये कांस्टेंट दूरी होता है, ठीक है ना। ये बहुत छोटा होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बहुत छोटा होता है, लेकिन हम लोग इसको समझाने के लिए आपको बहुत बड़ा बना दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में या रियलिटी में ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए ना कि यदि आपसे पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, आपसे कोई पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है, तो आप बता दोगे। अब एक काम और चलो जो अपने को पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? तो इसको थोड़ा हम समझते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या होता है, तो क्या लिखोगे? देखो इसकी परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश परिमाण में वैद्युत द्विध्रुव को एक आवेश परिमाण में तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दोनों आवेशों के बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को या बीच की लंबाई को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब आपसे यदि मैं पूछ दूं, आपसे या किसी से भी, अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? कोई एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी
दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, और एक आवेश क्या है? Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू क्या होता है? 2L। याद रखना है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। अच्छा, एक और बात बताओ, यह कौन सी राशि है? यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, राशि है जिसकी दिशा, जिसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ऋणावेश से धनावेश या ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। ये कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश से ऋण आवेश की ओर क्या होती है? होती। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना है। इसकी ये कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से, अभी मैंने समझाया था, यही ना वैद्युत द्विध्रुव होता है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश मान लो और यहाँ पर एक माइनस क्यू आवेश मान लो, ठीक है, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है, ठीक है। तो यही क्या हो गया? ये बिंदु क्या हो गया? E हो गया, और ये बिंदु क्या हो गया? B हो गया, ठीक है। तो यही हो गया। अच्छा बताओ, SI P का SI मात्रक क्या हो जाएगा? P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P का SI मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, P का SI मात्रक क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। P बराबर क्या होता है? आवेश, तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम, कूलाम, और दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, कूलाम इंटू मीटर। क्या हो जाता है? कूलाम इंटू मीटर। P का CGS मात्रक कोई पूछेगा, CGS मात्रक कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? कूलाम के क्या हो जाएगा बताओ? स्थैत कूलाम, स्थैत कूलाम इंटू सेंटीमीटर, स्थैत कूलाम इंटू सेंटीमीटर। बताओ P का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बताओ, कूलाम का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला? 80 होता है, और लेंथ, मीटर का लेंथ हो गया तो सॉरी 80, और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा L। तो इसे क्या लिख सकते हो? पहले M नहीं तो M L T E, ठीक है। ये भी डायमेंशन हो सकता है 80L, या इसे M का पावर 0 L T A भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो मेरे बातों को समझ गए होंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P बराबर Q इंटू 2L कहते हैं, ठीक है ना। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। P का SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर होता है, CGS मात्रक स्थैत कूलाम इंटू सेंटीमीटर होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला इतना होता है। ये चीज़ याद रखना बेटा। कुछ लोग इसके शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? इसको शॉर्ट में जल्दी से क्या लिखते हैं? मान लो इसको क्या लिख दिए? हल्का छोटा कर लेते हैं। देखो, जैसे इसको क्या लिख दिया गया? अब देखो, ये कूलाम हो गया ना, तो कुछ शॉर्ट में इसको कूलाम को C और सेंटीमीटर, मीटर को M, तो ये गलत है, ये गलत है। क्या लिखना है? कूलाम इंटू मीटर, ऐसे लिखना है, कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। अच्छा बताओ, अभी मैंने आपको समझा ही रहा हूँ, बार बार बता ही रहा हूँ कि इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे? सदिश रूप में कैसे लिखोगे? तो वेक्टर P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू क्या हो जाएगा? वेक्टर 2L हो जाएगा। वेक्टर P बराबर Q इंटू क्या हो जाएगा? वेक्टर 2L हो जाएगा। इसे सदिश रूप में वेक्टर P बराबर Q इंटू वेक्टर 2L लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। अब देखो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम दो मानक स्थितियों में तीव्रता ज्ञात करते हैं। क्या मैंने बोला? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण हम दो मानक स्थितियों में तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो पहला क्या होता है? अक्षीय स्थिति। क्या होता है? अक्षीय स्थिति।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। और इसको क्या बोलते हैं, दूसरा जो होता है वैद्युत के कारण दो मानक स्थितियों में तीव्रता ज्ञात करते हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। दूसरा क्या होता है, निरक्षीय स्थिति। इसे क्या लिखेंगे, कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है ना, कोएक्सियल पोजीशन। ठीक है, पहला हो गया अक्षीय स्थिति, दूसरा हो गया निरक्षीय स्थिति। अब बताओ इसकी परिभाषा यदि हमसे कोई पूछ दे तो हम बता देंगे ना क्या होता है अक्षीय स्थिति। तो पहला पॉइंट देखेंगे, यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर हो, बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो, बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो, तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये परिभाषा अच्छे से समझ लेना। यदि कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की बढ़ाई गई अक्ष पर स्थित हो तो वह बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहलाता है। ये परिभाषा हो गया। डायग्राम कैसे बनाओगे बेटा, डायग्राम बनाने के लिए हम लोग कुछ ऐसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश है, एक बिंदु A यहाँ पे और बिंदु B यहाँ पे, और इसकी बढ़ाई गई अक्ष पर यहाँ पे कोई क्या है, बिंदु P है। इसको और आगे बढ़ा दो। और यहाँ पे कौन सा आवेश होता है सर, प्लस Q आवेश। यहाँ कौन सा आवेश होता है, माइनस Q आवेश। दोनों की बीच की दूरी कितनी होती है सर, 12 होती है। इसका मध्य बिंदु कहीं मान लो O है, यहाँ से इसकी दूरी क्या हो गया, मैंने R मान लिया। ठीक है, इतना हम लोगों ने मान लिया। अब एक बात बताओ सर, इसमें इतना मान लिया ना, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव मान लिया। तो अब एक बात बताओ, मैं आपसे पूछूंगा कि अब ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, तो विद्युत क्षेत्र कहीं इधर बाहर की ओर होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि जब माइनस से हम प्लस आएंगे तभी हमको E मिलेगा। E1 किधर होगा, E1 मतलब बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण जो तीव्रता है उसको E1 मान रहे हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर तीव्रता E1। तो E1 कब मिलेगा, जब अगेन हम कहाँ जाएंगे, माइनस टू प्लस जाएंगे, तो ये E1 मिलेगा। ठीक है, अब बताओ B कब मिलेगा, तो हमें B तभी मिलेगा जब हम प्लस से माइनस की ओर आएंगे। तो E2 की तीव्रता किधर होगी, E1 के उल्टा होगी। समझ रहे हो, E1 के क्या होगी, उल्टा होगी। मैंने वैद्युत द्विध्रुव बना दिया, उसके बढ़ाई गए अक्ष पर ये जो बिंदु है, यही बिंदु अक्षीय स्थिति में है। तो ये बिंदु P की तीव्रता कहाँ होगी, जब माइनस से प्लस जाएंगे, मतलब इधर होगा। बिंदु A कब मिलेगा, जब अगेन माइनस से प्लस जाएंगे, तो E1 भी इधर ही होगा। E2 कब मिलेगा हमको, जब हम लोग प्लस से माइनस की ओर आएंगे। और वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस से प्लस, लेकिन हम यहाँ प्लस से माइनस आ रहे हैं, इसीलिए E2 क्या हो जाएगा, E1 के विपरीत हो जाएगा। ठीक है, तो इतना लिखना बहुत आसान है, ये सभी लोग लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। अब आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे क्या लिखोगे बताओ, हम लोग क्या किए हैं, देखो बेटा मैं हिंदी लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आप अपने से लिखोगे। क्या लिखोगे, यहाँ मानव चित्रानुसार AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके प्लस Q आवेश तथा माइनस Q आवेश के बीच की दूरी 12 है। अतः वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा, Q × 12।
ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने क्या बोला, इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदुओं से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको अपने से बना के लिखना पड़ेगा, आपको कॉपी में बना के लिख लीजिएगा। तो बताइए बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता कितना हो जाएगा, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण, बिंदु A पर प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगा। तो आप लोग सभी लोग जानते हो कि बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर तीव्रता कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन दूरी। तो दूरी A से P की दूरी क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। A से P की दूरी क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। वेक्टर किस दिशा में, AP की दिशा में। कहाँ, वेक्टर AP की दिशा में, ठीक है ना। कहाँ इसकी दिशा होगी, वेक्टर AP की दिशा में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, थोड़ा से इसको हम ऊपर चलते हैं। अच्छा बताओ, परंतु आप लोग जानते हो ना, बट AP बराबर हमको AP नहीं पता है, हमको AP यहाँ पे हमें AP नहीं पता है। तो AP की जगह पे हम क्या करेंगे, हमें AP के डिस्टेंस नहीं पता है। तो यदि हम क्या लिखे OP और माइनस OA, OP में से OA घटा दें तो क्या लिखोगे इसे आप, OP माइनस OA लिखोगे। क्या लिखोगे, OP माइनस OA, या AP बराबर OP के जगह पे क्या है, R माइनस क्या है L। तो बताओ E1 कितना हो जाएगा, E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और किस दिशा में, वेक्टर AP की दिशा में। कहाँ हो जाएगा, वेक्टर AP की दिशा में। इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, वेक्टर AP की दिशा में। अच्छा इतना में ये बहुत ईजी है। इसके आगे क्या लिखोगे, सम क्या लिखना है अपने को बताओ। इसी प्रकार क्या लिखोगे, जल्दी बताओ। बिंदु B पर माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बिंदु P पर तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। बताओ E2 बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन BP स्क्वायर। क्या हो जाएगा, Q अपॉन BP स्क्वायर। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। और इसकी दिशा कहाँ हो जाएगी, वेक्टर PA की दिशा में। कहाँ होगा, वेक्टर PA की दिशा में। क्यों हो जाएगा बेटा, अभी मैंने आपको डायग्राम में समझाया था। अपने को E2 किधर है, वेक्टर PA की दिशा में। जब P से A की ओर जाएंगे या P से B की ओर जाएंगे तभी अपने को मिलेगा। अच्छा बताओ, बट अभी मैंने आपको बताया है कि हमको PB भी नहीं पता है। PB कितना है नहीं पता है, मतलब P से B की दूरी नहीं पता है। तो यदि हम इसे OP प्लस OB लिख दें, क्या लिख दें, OP प्लस OB। OP R है, OB L है, ठीक है ना। तो BP बराबर इतना हो जाएगा। तो बताओ E2 कितना हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या हो जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये समीकरण 4 हो जाएगा, ठीक है। इसकी दिशा कहाँ है, वेक्टर PA की दिशा में। कहाँ है, वेक्टर PA की दिशा में। अब एक बात बताओ, एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इतना निकाल लोगे ना। फिर यहाँ एक लाइन लिखना है, यहाँ E1 व E2 एक ही सरल रेखा में, एक ही सरल
रेखा में, एक ही सरल रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत है, विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी, अतः बिंदु P पर परिणामी कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक बात को समझते हैं, बिंदु P पर ये रेखा लिखा हुआ है, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 4 से क्या करेंगे हम लोग, E1 व E2 का मान रखने पर, समीकरण 4 से E1 व E2 का मान रखने पर, E2 का मान, ठीक है, E1 और E2 का क्या कर रहे हैं हम लोग, मान रखने पर। तो मान रखो, तो मान रखोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास तीव्रता, बताओ E बराबर क्या हो जाएगा। आप थोड़ा पीछे जाओ, देखो हम लोग यहाँ से रखेंगे E1 के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अच्छा बताओ E1 E2 में ज़्यादा कौन है, E1 E2 में ज़्यादा कौन है, यदि कोई पूछेगा E1 इज ग्रेटर देन E2, कौन ज़्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 ज़्यादा है E2 से। क्यों ज़्यादा है बेटा, क्योंकि देखो परिणामी तीव्रता E है ना, और उसी दिशा में E1 है, दोनों की दिशा एक है, इसीलिए E1 का मान ज़्यादा है E2 के अपेक्षा। या ऐसे भी समझा सकते हो कि अपॉन में जितना ही R माइनस L छोटी राशि है, क्योंकि माइनस हो रहा है, इसीलिए E1 बड़ी राशि हो जाएगी, और R प्लस L बड़ी राशि है, इसीलिए E2 छोटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दोनों मान को हम उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो E के जगह पे क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब बताओ, देख रहे होंगे सभी जगह से हम लोग E बराबर क्या लिखेंगे, बताओ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर लो, तो बताओ यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, तो R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, नहीं बचेगा। देखो हमारा यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, तो 1 माइनस R का होल स्क्वायर, और यहाँ से भी निकल गया 1 प्लस R का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या मिलेगा अपने को, बताओ E बराबर जल्दी बताओ, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका एलसीएम ले लो, क्या ले लो, दोनों का एलसीएम, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ले लोगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस, अब ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब E बराबर क्या हो जाएगा, तीव्रता कुल मिला के Q अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब बताओ इसके जगह पे क्या लिखोगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2RL माइनस, अब इसको करोगे तो माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और माइनस होता है और ये प्लस हो जाएगा, 2RL हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A माइनस B A प्लस B मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
आपने यहाँ कितने फॉर्मूलों को लगाया है? एक तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हमने क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। फिर एक और फॉर्मूला लगाया है मैंने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का लगाया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर होता है। इतने फॉर्मूलों को हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया। अब देखो बेटा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, तो 2RL और 2RL मिलके 4RL हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4RL हो जाएगा। तो बताओ ये कितना बनेगा अपने पास? तो बता ई बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। ई बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा ऊपर? 4RL अपॉन क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना? ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे इतना हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे? ई बराबर क्या हो जाएगा बताओ? फालतू में सही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 को यहाँ मैं ले लिया, तो अपने पास क्या बचेगा? Q इंटू 2L इंटू 2R बचेगा और नीचे क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा। इसके बाद क्या लिखे? अब मैंने अभी बताया Q इंटू 2L के जब P लिखते हैं बेटा, तो यहाँ पे P लिख लो तो क्या मिलेगा आपको? ई बराबर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए आप। 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा? P इंटू 2R हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर में। ठीक है, इतना हम लोग क्या करेंगे? इसको समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है, ये हम समीकरण 5 मान लेंगे। अब बताओ, यदि मैंने क्या बोला? यदि L इज लेस देन R हो तो, L इज लेस देन R हो तो एल स्क्वायर की क्या करोगे? वो एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर एल स्क्वायर की उपेक्षा कर दोगे। L बहुत छोटा होता है R से, तो एल स्क्वायर को 0 मान लेंगे। तो बताओ ई बराबर क्या मिल जाएगा? ई बराबर 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 और क्या हो जाएगा? P अपॉन 2R और देखो ये 0 हो जाएगा L, तो आर स्क्वायर मिलकर R का पावर 4 हो जाएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 और एक R से एक R कट जाएगा, तो 2P अपॉन क्या हो जाएगा? R क्यूब हो जाएगा। अच्छा बताइए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा बताओ, इसकी दिशा कहाँ हो जाएगा? इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे? 6। इसकी दिशा कहाँ होता है? वेक्टर AP की दिशा में। कहाँ होता है? AP की दिशा में। ठीक है, AP की दिशा में। अच्छा बताओ, अन्य माध्यम हो तो, दोनों आवेशों के बीच अन्य माध्यम हो तो, अन्य माध्यम हो तो, या क्या लिख सकते हो? दोनों आवेशों के बीच अन्य माध्यम हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगी? ई बराबर जल्दी बताओ। 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 K और क्या हो जाएगा? सॉरी K और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2P अपॉन R क्यूब और क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और समीकरण क्या हो जाएगा? ये जो भी है 7 हो जाएगा। ठीक है ना? जब अन्य माध्यम होता है तो अपॉन में क्या आ जाएगा? K आ जाएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब समझ गए। ये जो समीकरण 5, 6 और 7 जो है, यही क्या हो गया? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। क्या हो गई? अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और वीडियो को एक बार पॉज करके देखिएगा। अच्छा बताओ, इसकी दिशा कहाँ होगी? अगेन वेक्टर AP की दिशा में, या ऋण आवेश से धनावेश की ओर होता है। कहाँ होता है? वेक्टर की AP दिशा में, या ऋण आवेश से धनावेश की ओर होता है, या वेक्टर P के अनुदिश होता है। जहाँ हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी ना, उसी के अनुदिश होता है।
या ऋण आवेश से धनावेश की ओर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो निरक्षीय स्थिति के लिए तीव्रता निकालेंगे और आप लोग इसको देखते रहिए, मज़ा लेते रहिए। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।